गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने तृतीयक क्रियाकलाप देखा था। उसमें हमने देख लिया था कि तृतीयक क्रियाकलाप में क्या आएंगी? सेवाएं। ठीक है, संपूर्ण सेवाएं, जो भी कोई सेवा दे रहा है वो तृतीयक क्रियाकलाप में। तो हमने कल देखा था। आज देखते हैं पर्यटन सेवा को, पर्यटन के बारे में देखते हैं कि पर्यटन है क्या, पर्यटन क्या है। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय आमोद प्रमोद के लिए उद्देश्य से अधिक की जाती है। यानी कि व्यापार नहीं है, पर्यटन कोई व्यापार नहीं है, एक यात्रा है जो किसके लिए करेंगे हम? आमोद प्रमोद के लिए, यानी मनोरंजन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? मनोरंजन के लिए। भाई घूमने किस लिए जाते हैं हम? मनोरंजन करने के लिए। या वहां की जो भी भवन है या जो भी दृश्य हैं, भूदृश्य हैं, उनको देखने के लिए, और उनका हम आनंद उठाते हैं, मनोरंजन करते हैं, आनंद उठाते हैं। तो उसके लिए यात्रा की जाएगी, केवल आनंद और मनोरंजन के लिए यात्रा की जाएगी। उस यात्रा को हम क्या कहेंगे? पर्यटन। यानी कि पर्यटन का उद्देश्य क्या हो गया? आमोद प्रमोद, यानी मनोरंजन, आनंद। ये ही पर्यटन का क्या है? उद्देश्य है। पर्यटन में लोग अपने निवास स्थानों एवं कार्य स्थलों से अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर जाकर मनोरंजन करते हैं। यानी अपना जो स्थान है वहां से हटकर किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे हम। प्रिय से नहीं, प्रिय या उद्धव, अपने कार्यस्थल से जो हम निवास कर रहे हैं वहां से किसी दूसरे स्थान पर जाएं, किसी दूसरे स्थान पर जाएं, और स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर जाएं, थोड़े समय के लिए, 5-10 दिन, जितनी भी आपकी मांग है। ठीक है। अब देखते हैं पर्यटन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऐसे कारक जो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं या पर्यटन को कम करते हैं, वो कौन कौन से कारक हैं? उन कारकों में पहली है मांग। मांग किसकी रहेगी? छुट्टी की। किसकी रहेगी? छुट्टी की, अवकाश की। आपको अवकाश मिलेगा तभी तो पर्यटन में जाओगे आप। मान लीजिए आप एक सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, बीच में थोड़ी जाओगे। अभी मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे मन में आ गई कि हाँ मैं पर्यटन के लिए चला जाऊं, तो जा सकता हूं क्या? मेरी छुट्टी होगी तभी तो जाएंगे हम पर्यटन के लिए। जैसे कि एक दिन भारी बरसात के कारण छुट्टी हो गई और स्टाफ ने मन बना लिया कि आज पर्यटन करेंगे। हम किस लिए गए थे? मनोरंजन करने के लिए गए थे, आनंद लेने के लिए गए थे। ठीक है। उसी तरीके से तो मांग किस तरीके से प्रभावित करेगी? विगत शताब्दी में अवकाश के लिए पर्यटन की मांग तीव्रता से बढ़ी है। कुछ समय पहले, यानी अब पिछले दिनों में लोग क्या कर रहे हैं? अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं। अवकाश किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं? पर्यटन करने के लिए। ठीक है। एक स्थान के ऊपर आदमी रह सकता है क्या हमेशा के लिए? नहीं रह सकता है। ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि कुछ अपना, चाहे कोई भी काम हो, ऐसे नहीं कि कोई सर्विस करने वाला ही छुट्टी की मांग करेगा, अवकाश की मांग करेगा। एक किसान है, किसान भी अवकाश की मांग कर सकता है। भाई खेती कर रहा है, फसल काट ली, फसल काटने के बाद में उसको कुछ दिन अवकाश के प्राप्त होते हैं, तो वो किसान भी क्या कर सकता है? पर्यटन कर सकता है। तो सभी लोग इस प्रकार से पर्यटन कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में अवकाश के लिए, मतलब अवकाश मिले, उसके जब अवकाश मिलेगा तो क्या करेंगे? पर्यटन करेंगे। उच्च जीवन स्तर तथा बढ़े हुए आराम के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए पर्यटन पर जाते हैं। भाई एक व्यक्ति है जो पूरे वर्ष काम करता है,
अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे वर्ष उसको काम करता ही रहेगा, कुछ दिन तो उसको अवकाश के भी चाहिए, तो उस अवकाश में वो किसी दूसरे स्थान पर जाएगा, अपना आनंद उठाने के लिए जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज है परिवहन। अब इसमें एक चीज और देखिए, मांग, यदि अवकाश नहीं मिला तो पर्यटन नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, और अवकाश यदि मिल रहा है लोगों को तो पर्यटन अधिक होगा। दूसरा कारक है परिवहन। परिवहन सुविधाओं में सुधार के कारण पर्यटन क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है। वर्तमान समय में परिवहन जो सेवाएं हैं, परिवहन सेवाओं में बहुत ही विकास हुआ है, बहुत ही परिवहन के साधन चले हैं, परिवहन के मार्ग बने हैं, जैसे रेलगाड़ियां हैं, हवाई जहाज हैं, ठीक है, अन्य परिवहन के साधन है। ये इनका यदि विकास हुआ है तो लोग क्या कर रहे हैं, पर्यटन स्थलों के ऊपर आसानी से पहुंच रहे हैं। मान लीजिए परिवहन का एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां पर परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक है। या आप उदाहरण लीजिए, जैसे एक भारत में व्यक्ति है, ठीक है, उसको पर्यटन के लिए जाना है, यूरोप में जाना है। कहां पे जाना है? यूरोप, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे देश में हवाई यात्रा नहीं होती, हवाई परिवहन नहीं होता, वायुयान परिवहन नहीं होता, तो क्या वो यूरोप पहुंचेगा क्या वो? या फिर पैदल चल के पहुंचेगा वो? नहीं पहुंच सकता है वो। भाई पैदल चल के पर्यटन के लिए जाएगा तो उसको तो बीच में ही आनंद आ जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा वो, ठीक है। आज भारत में वायु परिवहन उपलब्ध है, तो हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं, हवाई मार्ग से क्या करेंगे, यूरोप कंट्री पहुंचेंगे और वहां पर वो पर्यटन कर सकते हैं, अपना आनंद ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अन्य राष्ट्रों में, भारत में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो परिवहन सबसे बड़ा कारक है। यदि परिवहन नहीं होगा तो पर्यटन बहुत ही कम होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए वायु परिवहन ने विश्व के सभी पर्यटन स्थलों को जोड़ दिया है। जो धरोहर है, मतलब जो पर्यटक स्थल है, ठीक है, उन सभी को किसने जोड़ दिया है? वायु परिवहन ने जोड़ दिया है। तीव्र गति से चले जाते हैं। अब विश्व के सभी, देखिए जैसे भारत में है, मान लीजिए आज भारत के पास में वायु परिवहन नहीं है, तो भारत का निवासी और अन्य परिवहन के साधन है, तो भारत का निवासी कहां पर्यटन कर सकता है? केवल भारत के अंदर ही, बाहर नहीं जा सकता। लेकिन आज जो वायु परिवहन है वो विश्व की जितने भी धरोहर हैं, पर्यटक स्थल हैं, उनसे उनको आपस में जोड़ दिया है। तो परिवहन सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, किसको प्रभावित करने के लिए? पर्यटन को प्रभावित करने के लिए। तीसरा है जलवायु। जलवायु देखिए किस तरीके से प्रभावित करेगी। व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति गर्म स्थान पर निवास करता है, यानी उष्ण स्थान पर है, वो क्या उष्ण स्थान का ही पर्यटन करना चाहेगा क्या? नहीं ना। कौन सी जलवायु का पर्यटन करना चाहेगा वो? शीत जलवायु का पर्यटन करना चाहेगा, क्योंकि उसने उष्ण तो देख ही लिया है। तो अब क्या चाहिएगा उसको? शीत जलवायु देखने के लिए उसको पर्यटन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जलवायु प्रभावित करती है। एक तरीका और है, जिस क्षेत्र की जलवायु पर्यटन के लिए अनुकूल है वहां पे पर्यटन ज्यादा होगा। उदाहरण के तौर पर भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत का पश्चिमी तट है, वहां की जलवायु पर्यटन के लिए काफी अनुकूल है। इसलिए देश विदेशों से पर्यटक कहां पे जाते हैं? हमारे भारत में पश्चिमी तटों के ऊपर आते हैं। गोवा देखा है ना? देखा है। तो गोवा में ज्यादा पर्यटक क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पश्चिमी तट के ऊपर है और वहां की जलवायु क्या है? अनुकूल है। किसके लिए? पर्यटन के लिए। दूसरा उदाहरण एक और देख लेते हैं। देखिए यहां ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है या दक्षिणी यूरोप है,
और भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। यहां पर जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, इस जलवायु की एक विशेषता है कि इस जलवायु में तापमान उच्च बना रहता है। ठीक है, और धूप ज्यादा मिलती है, इसलिए जो भी शीत प्रदेश के जो लोग हैं वो ज्यादा पर्यटन कहां करते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में करते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या है? अनुकूल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जलवायु प्रभावित करती है। चौथा है भूदृश्य। तो ये हम पर्यटन करेंगे तो क्या देखना चाहेंगे? भूदृश्यों को देखना चाहेंगे। ठीक है, कुछ लोग मनोरंजन और मनोहर पर्यावरण में छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। इसके लिए पर्यटक पर्वतों, झीलों, दर्शनीय स्थलों, समुद्र तटों, मनुष्य द्वारा पूर्ण से अपरिवर्तित भूदृश्यों को चुनते हैं। यानी कि जैसे झील है, पर्वत है, ठीक है, कोई अच्छा मनोरम क्षेत्र है, ठीक है, वन है, उद्यान है, उन्हीं को तो देखने जाएंगे हम। ठीक है, तो जितने अच्छे भूदृश्य हैं, भूदृश्य यदि अच्छे हैं तो वहां पर्यटन अपने आप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, पांचवा है इतिहास एवं कला। हम क्या देखना चाहेंगे? कोई पुराना किला देखना चाहेंगे। ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक स्थल देखना चाहेंगे। जहां जितने ज्यादा ऐतिहासिक स्थल होंगे वहां पर्यटन स्वतः ही बढ़ जाएगा। जैसे जैसलमेर है, ठीक है, या चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, भारत के जो पर्यटक हैं राजस्थान में जो आते हैं, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का किला देखने के लिए आते हैं। जैसलमेर है, ठीक है, अन्य राजस्थान में तो बहुत सारे किले हैं। तो राजस्थान में ज्यादा जो पर्यटन होता है वो किसके लिए होता है? इतिहास एवं कला के लिए होता है। प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित स्थल, पुरातात्विक महल के भवन पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल होते हैं। जो पुरातात्विक महल है, ठीक है, ये पर्यटन को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगला है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। कुछ पर्यटन इसलिए भी किया जाता है कि यदि किसी क्षेत्र की संस्कृति अच्छी है तो उस संस्कृति को वो देखना चाहते हैं। अब वो संस्कृति देखेंगे कैसे? ऐसे घूम घूम के थोड़ी देखेंगे। देखिए, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, कुछ लोग संस्कृति को देखना चाहते हैं। ठीक है, अब वहां की संस्कृति है, किसी ऐसा स्थान जहां की संस्कृति बहुत अच्छी है, तो पर्यटक क्या करना चाहेगा? वहां की संस्कृति को देखना चाहेगा कि उस जगह की जो संस्कृति है वो कैसी है, वहां के लोग क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए क्या करते हैं, रहन सहन क्या है, उनका खान पान क्या है, इसके लिए वो पर्यटन करना चाहेंगे। अब पर्यटक आपके गांव में आता है और आपकी संस्कृति को देखना चाहता है, तो गांव में घूम रहा है कि हाँ संस्कृति देख रहा हूं मैं, ऐसे दिखेगी क्या उसको संस्कृति? संस्कृति तो तब दिखेगी ना जब वो वहां रहेगा। अब रहेगा कहां? वो उनके घरों में रहेगा। यदि मकान किराया ले लिया उसने तो फिर क्या संस्कृति देखेगा? वो तो अपने मकान में जाएगा और सुबह घूम के वापस आ जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो पेइंग गेस्ट बनेगा, उसी के घर के अंदर रहेगा। ठीक है, सबके साथ में मिलकर रहेगा, तभी उसको उस संस्कृति का पता चलेगा कि ये लोग करते क्या हैं। राजस्थान की संस्कृति बहुत अच्छी है, तो कई पर्यटक राजस्थान में संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, देखिए, मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाते हैं। घरों में रुकना, ये शब्द जो है घरों में रुकना अंग्रेजी में बोलते हैं पेइंग गेस्ट। आप जानते होंगे पेइंग गेस्ट, यानी कि वो रुकता है, खाना भी वही लोग देते हैं, खाना बनाना नहीं पड़ता उसको, खाना भी देंगे, रुकने के लिए स्थान भी देंगे,
उसको कहते हैं पेइंग गेस्ट। तो वो पेइंग गेस्ट बनके वहां पर पर्यटन करेगा, एक लाभदायक व्यापार बने कर उभर रहा है। अब व्यापार कैसे बनाए भाई, वो तो रह रहा है तो व्यापार कैसे बना? हाँ, जिनके घर रह रहा है फ्री में थोड़ी रहेगा और रहने भी नहीं देगा कोई, तो उससे क्या लेंगे? पैसे लेंगे। तो उसको भी क्या हो रही है? फायदा हो रहा है, आय प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये 6 कारक थे जो किसको प्रभावित कर रहे हैं? पर्यटन को प्रभावित कर रहे। उदाहरण, गोवा में हेरिटेज होम्स, कर्नाटक में मेडिकेयर केरे और कूर्ग। ठीक है, इस प्रकार के ये उदाहरण है। अब बात करते हैं हम चतुर्थक क्रियाकलाप की। ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप से है, यानी ज्ञान से, उच्च तकनीकी जहां पे आएगी और जिसमें क्रियाकलाप किया जाएगा वो कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे? चतुर्थक क्रियाकलाप। जैसे शिक्षा, सूचना, शोध, विकास, ये सारे के सारे किस में आते हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जो उच्च शिक्षा है, शोध किए जाते हैं, अन्वेषण किए जाते हैं। ठीक है, जो विकास के कार्य हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध और विकास के लिए नए विचार देना। जो आज किसी राष्ट्र का विकास हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? कि कुछ ज्ञाता, कुछ विद्वान जो चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि ये योजना किस तरीके से बनाई जाए, ठीक है, ये काम किस तरीके से किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, उनका मानव विकास हो। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। अगला जो टॉपिक है हमारे पास में वो है संचार। संचार क्या होता है? हमारे जो शब्द है, हमारा जो तर्क है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बताना क्या कहलाएगा? संचार। हमारे जो संदेश हैं, जो भी कोई भी संदेश है, जैसे मैं कहना चाहता हूं कि अभी ऑफिस से एक सर आएंगे, ठीक है, अब उनको या तो मैं आपको भेजूं या फिर मैं खुद जाऊं कि सर यहां पे ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये समाचार पहुंचाना है, या तो मैं खुद जाऊं या आपको भेजूं। एक तरीका और है कि मैं मोबाइल करके ही उनको बता दूं। तो ये जो मेरा संदेश वहां तक पहुंचा उसको क्या कहेंगे? हम संचार कहेंगे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था को संचार कहा जाता है। कोई भी जानकारी हो, चाहे कोई भी संदेश हो, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में पहुंचाना ही क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। संचार विकास और जीवन स्तर सुधारने में अहम भूमिका निभाता है। संचार के प्रकार, 2 प्रकार होते हैं। एक तो संचार जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जानकारियों के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। 1 मिनट, ये हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ी बात और बता देता हूं मैं आपको। जो संचार के साधन है, जो संचार के साधन है, पुराने समय में जाइए आप, संचार के क्या मोबाइल था पुराने समय में? फिर वो एक दूसरे को संदेश किस तरीके से पहुंचाते थे? या तो वो पत्र लिखते थे। चलो पत्र भी नहीं था, यानी व्यक्ति को लिखना नहीं आता था, उस समय वो समाचार किस तरीके से पहुंचाते थे? स्वयं जाकर
यानी मानव क्या है? संचार का एक साधन है। स्वयं मानव एक संचार का साधन है। उसके बाद में लोगों ने लिखना शुरू किया, लेकिन क्या नहीं था लोगों के पास में? कोई यातायात का साधन नहीं था। तो यातायात का साधन नहीं था तो वो अपना समाचार किससे भेजे? पशुओं से भेजते थे, पक्षियों से भेजते थे। हाँ, पशुओं से भेजते थे, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। आपने कई फिल्में देखी होंगी, या महाभारत देखा होगा, या रामायण देखी होगी, तो अपना समाचार लिख के घोड़े के ऊपर टांग देते थे और घोड़े को छोड़ देते थे, और वो घोड़ा उसी स्थान पे पहुंचकर उसको चिट्ठी दे देता था। कबूतर के बारे में आपने सुना होगा कि कबूतर संचार का काम करता था। कबूतर के गले में पत्थर बांध दिया जाता था, उड़ा दिया जाता, कबूतर वहीं जाकर वो संदेश पहुंचा देता था। तो ये पशु पक्षी, ठीक है, ये क्या है? संचार के साधन है। संचार के साधन कौन से होंगे? जिनके माध्यम से हम संचार या हमारी सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारी कोई भी सूचना है, ठीक है, यह सूचना हम किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना चाहते हैं। अब दूसरे व्यक्ति को किसके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं? जैसे मैंने पहुंचा दिया, मोबाइल से पहुंचा दी, ठीक है। अब मोबाइल क्या हो गया? संचार का साधन, संचार का साधन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम संचार के प्रकार। दो प्रकार के संचार होते, एक तो संचार यानी कि एक तो व्यक्तिगत संचार और एक सार्वजनिक संचार। व्यक्तिगत संचार, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जानकारियों के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। जैसे मोबाइल, पत्र। मोबाइल से कोई दूसरा बात सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता, यानी वो एक निजी व्यक्ति ही सुनेगा। पत्र है, पत्र से भी कोई निजी व्यक्ति ही सुनेगा, ठीक है। ईमेल कर दिया हमने, वो भी स्वयं ही देखेगा। अर्थात वो सूचना किसी दूसरा नहीं सुन सकता, केवल वो ही व्यक्ति सुन सकता है या पढ़ सकता है। उसको कहेंगे हम संचार, व्यक्तिगत संचार। एक होता है जन संचार। एक सूचना प्रधानमंत्री संबोधित कर रहा है और पूरे देश को संबोधित कर रहा है, किसी एक व्यक्ति को तो कर नहीं रहा। तो पूरे देश को यदि संबोधित कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? जनसंचार। यानी एक व्यक्ति के लिए नहीं, अनेक व्यक्तियों के लिए जो सूचनाएं पहुंचानी है उसको क्या कहेंगे हम? जनसंचार कहेंगे। जनसंचार एक स्रोत से अनेकों व्यक्तियों के बीच जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया को जनसंचार कहा जाता है। जैसे उदाहरण, टीवी के ऊपर खबर आती है, न्यूज आती है, तो कोई एक ही व्यक्ति सुनता है क्या उसको? सभी सुनते हैं। रेडियो सभी सुनते हैं। इंटरनेट सभी देखते हैं। हमारे को अभी कोई भी सूचना निकालनी हो, हमने इंटरनेट चालू किया, उसमें सूचना डाली, जो भी हमारे को सूचना प्राप्त करनी है वो डाली और हमारे पास में आ गई। वही सूचना आप भी देख सकते हो। तो ये क्या है? टीवी, रेडियो, इंटरनेट, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ये सारे क्या हैं? जनसंचार के साधन है, ठीक है। मोबाइल, पत्र, ईमेल, एसएमएस, ये क्या है? संचार है, ठीक है, व्यक्तिगत संचार है। अब हम देखते हैं बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन क्या होता है? यह सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्य स्रोतन है जिसमें विशेषतः किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च श्रेणी के कुशल कर्मी संलग्न होते हैं, जैसे लर्निंग, अनुसंधान, विकास क्रियाएं। उच्च लेवल का ज्ञान किसके लिए? विकास के लिए। लर्निंग, अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ये क्या कहलाएंगी? बाह्य स्रोतन।
जैसे देखिए, बाह्य स्रोतन का मतलब है मुख्य रूप से ठेका प्रणाली। क्या है? ठेका प्रणाली, यानी किसी को ठेका दे दिया जाए, क्या कहलाएगा? बाह्य स्रोत। वर्तमान में भारत, चीन, जापान ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें बाह्य स्रोतन ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, दूसरी कंपनियां हैं या देश की कंपनियां हैं, उनको ठेका दे दिया जाता है कि आपको यह काम करना है। ठेका दिया क्यों हमने? दक्षता सुधारने के लिए। यदि वो काम सुधरा, दक्षता आई, तो क्या होगा? विकास होगा। इसके लिए हमने क्या किया? बाह्य स्रोतन अपनाया, ठेका प्रणाली दी। होम सोर्सिंग। होम सोर्सिंग का क्या मतलब है? किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मियों को घर बैठकर काम करने की सुविधा करना होम सोर्सिंग कहलाता है। यानी एक कंपनी थी, उस कंपनी ने क्या क्या कहा कि भाई आप इस कंपनी में ना आकर अपने घर बैठकर ही काम कर सकते हो। ठीक है, अब घर बैठकर कैसे काम करेगा? इंटरनेट से करेगा। इसमें छोटे काम नहीं होते, ज्ञान आधारित काम होते हैं जिनसे विकास हो। ज्ञान आधारित काम होते हैं। मैं पहले यह चीज क्लियर कर दूं, होम सोर्सिंग क्या है। भाई हम क्या देख रहे हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप देख रहे हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप में क्या है? ज्ञान आधारित काम। ठीक है, किसी कंपनी ने कर्मियों को घर बैठकर काम दे दिया जो इंटरनेट के माध्यम से कर रहा है, तो यह उच्च ज्ञान ही तो है, तो उसको क्या कहेंगे? होम सोर्सिंग। बाह्य स्रोतन, ठेका देना। किस लिए दिया? एक तो दक्षता सुधरेगी, एक अर्थव्यवस्था सुधरेगी। चतुर्थक सेवाओं को ज्ञानोन्मुख सेक्टर क्यों कहा जाता है? कि ये ज्ञान आधारित क्यों है? चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञानोन्मुखी सेक्टर है। यानी कि हम चतुर्थक क्रियाकलाप में किसके ऊपर अध्ययन करेंगे, या चतुर्थक क्रियाकलाप में कौन सी क्रियाएं आएंगी? ज्ञानोन्मुख क्रियाएं आएंगी। दूसरे के ज्ञान का उपयोग लिया जाएगा। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीय सेक्टर में बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। यानी वर्तमान समय में प्राथमिक और द्वितीयक से ज्यादा लोग संलग्न किसमें है? चतुर्थक क्रियाकलाप में संलग्न है। जैसे जो विकसित राष्ट्र होते हैं, विकसित राष्ट्रों की 70% जनसंख्या कौन से क्रियाकलाप में है? चतुर्थक क्रियाकलाप में है। वहीं यदि अविकसित या विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या को देखें तो ये मात्र कितनी है? 10% ही है। कितनी है? 10%। तो ये जो विकसित राष्ट्र है, ये अपना जो क्रियाकलाप है वो प्राथमिक द्वितीयक को छोड़कर किसमें ज्यादा करना चाह रहे हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप में करना चाह रहे हैं। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने की का प्रतीक है। एक ही प्रकार के काम तृतीयक या चतुर्थक दोनों हो सकते हैं। जैसे अध्यापक किसमें आएगा? तृतीयक में। चतुर्थक में भी आ सकता है। मान लीजिए अध्यापक अपनी स्कूल में एक ऐसा प्रयोग कर ले, अलग से प्रयोग करे जो किसके लिए सही साबित हो? दूसरों के लिए, दूसरों के काम में आए। ठीक है, वो प्रयोग या कोई शोध कर लिया अध्यापक ने, ठीक है, या एक किसी कोई बुक लिख दी, किताब लिख दी, है तो अध्यापक ही ना वो, लेकिन वो किताब लिख दी, वो किताब आम जनता के लिए क्या है? लाभकारी है। अब वो किस में आ गया? अब चतुर्थक में आ गया वो। ठीक है, तृतीयक में तो था ही, लेकिन अलग से काम किया जो सभी के विकास के लिए काम में आए।
तो अब अध्यापक किस में आ गया? चतुर्थ क्रियाकलाप में आ गया। जैसे देखिए तृतीयक श्रेणी में है, लेकिन किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति के काम में संलग्न होकर किसी प्रकार का आविष्कार करता है तो वह चतुर्थक क्रिया में शामिल हो जाएगा। चतुर्थक क्रिया में क्या आया था? शोध ही तो आया था, ज्ञान आधारित शोध आया था, अन्वेषण आए थे, ठीक है। तो ये चतुर्थ क्रियाकलाप में संलग्न हो जाएगा। ये बात समझ में आई अध्यापक वाली? यानी कि किस तरीके से एक तृतीयक चतुर्थक में शामिल हो सकता है, ठीक है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या है भाई? उत्पादन। क्या आता है? उत्पादन। द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन तकनीकी, मशीनरी एवं फैक्ट्री के प्रबंधन से प्रभावित होता है। तो तृतीयक में क्या आएगा? तृतीयक में सेवाएं आएंगी। द्वितीयक में हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे थे, कच्ची वस्तु से माल तैयार कर रहे थे, विनिर्माण कर रहे थे। लेकिन तृतीय क्रियाकलाप में क्या आएगा? हम किसी चीज का निर्माण नहीं करेंगे, किसी भी चीज का निर्माण नहीं करेंगे, केवल सेवा प्रदान करेंगे। जैसे एक अध्यापक है, अध्यापक किसी चीज को बनाता है क्या? या अध्यापक यहां आके खिलौने बनाने लग जाए? यदि खिलौने बना रहा है तो कौन सा काम कर रहा है? वो द्वितीय क्रियाकलाप कर रहा है। यदि वो आपको ज्ञान दे रहा है, आपको सेवा दे रहा है, तो वो किस में शामिल हो गया? तृतीय क्रियाकलाप में। तो ये ही मुख्य इसका अंतर है द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया में मुख्य अंतर यही है। कई बार प्रश्न बन के आ जाता है आपके छोटा सा 2 नंबर का कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में मुख्य अंतर क्या है। तो द्वितीयक में तो हमें उत्पादन कर रहे हैं और तृतीयक में हमें सेवा दे रहे हैं। होम सोर्सिंग हो गया, यानी कोई भी कंपनी काम दे देगी व्यक्ति को और वो घर बैठकर वो व्यक्ति काम करे। अब देखते हैं हम अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से फैला हुआ है। किसका? सूचना और संचार का। देखिए एक राष्ट्र है जो लोगों के पास में संचार के जो साधन है, सूचनाओं के जो साधन है, वो तत्काल पहुंचा देता है या सभी लोगों के पास में पहुंचा दिए हैं उसने। कौन से राष्ट्रों में? विकसित राष्ट्रों में, ठीक है। एक अविकसित राष्ट्र है जो अब भी लोगों के पास में सूचनाओं के जो साधन है वो नहीं पहुंचा पाया है सभी लोगों के पास में। तो ये जो एक तो पहुंचा रहा है और एक नहीं पहुंचा रहा, इसका जो अंतर है इसी को क्या कहते हैं? अंकीय विभाजन कहते हैं। अब ये अंकीय विभाजन किसी राष्ट्र में, किसी 2 राष्ट्रों में भी हो सकता है और एक राष्ट्र के अंदर भी हो सकता है। जैसे एक पाकिस्तान है, एक भारत है, ठीक है। तो इन दोनों में अंकीय विभाजन है। पाकिस्तान के पास में कम साधन उपलब्ध हैं, हमारे पास में ज्यादा है, तो ये अंकीय विभाजन हो गया। लेकिन यदि हम इसी भारत में भी अंकीय विभाजन पाया जाएगा, कई क्षेत्र, कैसे पाया जाएगा? भारत में मान लो एक तो शहर है, जैसे मान लीजिए जयपुर है, ठीक है। एक आपका गांव है, आपके गांव में क्या प्रत्येक व्यक्ति को सूचना और संचार की सुविधा उपलब्ध है? नहीं है, ठीक है। लेकिन शहरों में उपलब्ध है, तो ये क्या कहलाएगा? अंकीय विभाजन कहलाएगा। देशों के भीतर भी अंकीय विभाजन हो सकता है, देश के अंदर।
पर्यटन देख लिया, ठीक है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक मांग, परिवहन, जलवायु, भूदृश्य, इतिहास, संस्कृति, यानी 6 कारक हैं जो पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप देखा, क्या आएगा चतुर्थ क्रियाकलाप में? शिक्षा, सूचना, शोध करना, इन और इनके द्वारा विकास, ठीक है। एक चीज हो, इसी चतुर्थ क्रियाकलाप में यानी तृतीय क्रियाकलाप का ये एक चतुर्थ क्रियाकलाप भाग है, तृतीय क्रियाकलाप का ही भाग है ये। एक भाग पंचम भाग भी बनता है। पंचम भाग कौन सा, यानी कि पंचम क्रियाकलाप कौन से होंगे? नीतियां बनाना, नीति निर्धारण करना किसके अंतर्गत आएगा? पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। जो विदेश नीतियां बनाते हैं, हमारे देश के अंदर की जो नीतियां बनाते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और इनको सभी को स्वर्ण कॉलर कहते हैं। कौन से श्रमिक कहेंगे? स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहेंगे, ठीक है।